एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, समझिए। sin x प्लस 10x प्लस 3ex, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपका। तो आप देखो डायरेक्ट देखिए, sin x का कितना होगा cos x प्लस 10x का कितना होगा sec स्क्वायर x, और कितना होगा इसका 3ex आंसर। अब बताइए आप 1 सेकेंड में मतलब आप तुरंत कन्वर्ट करना समझ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है, उसे ध्यान देना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो हम पढ़ेंगे कैलकुलस, ठीक है। एक्चुअल में कैलकुलस में हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक्स आते हैं। ये एक हायर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, लेकिन जब आप मोशन के क्वेश्चन करेंगे और कुछ जैसे फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे काइनेमेटिक्स में या फिर डायनामिक्स में, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है। पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलस जो हमारी फ़िज़िक्स में यूज़ होती है बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। इसमें बहुत ज़्यादा तरीके के कंसेप्ट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो जितनी हम यहाँ पर कैलकुलस पढ़ेंगे वो मोर देन सफिशिएंट होगी फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम जो है अपना टाइम ना ख़राब करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पोर्शन। और ये जो पोर्शन है हमारा वो क्या है, कैलकुलस, ठीक है ना। कौन सी चीज़ है हमारी, कैलकुलस। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलस क्या है, मतलब कि सिंपल सी इसकी डेफिनेशन वगैरह में हम नहीं जाते, सिर्फ इतना देखते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की स्टडी करना ही हमारा क्या है, कैलकुलस है, ठीक है। इस कैलकुलस को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी दो तीन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ फंक्शन। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, फंक्शन। इज़ दैट क्लियर? आई एम टॉकिंग अबाउट दी फंक्शन। ये मेरा क्या है, एक फंक्शन के बारे में हम समझते हैं। तो फंक्शन जैसे मैं बात करता हूँ कि आप लोगों ने 9th 9th क्लास में पढ़ा होगा, f(x) इज़ इक्वल टू कितना है, 3x प्लस 2। मैं मान लेता हूँ ये मेरा क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। f(x) किसका फंक्शन है, मेरा x का फंक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी जाएगी और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। पर अगर मैं अभी के हिसाब से देखूँ तो मैं आपको इसको एक तरीके से और बता सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि y इज इक्वल टू कितना है, f(x), ऐसा मान सकता हूँ मैं। तो जो हमारा ये जो है, मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इज़ दैट क्लियर? ये मेरा क्या है, मामूली सा फंक्शन है। और मैं यदि इसे पढ़ना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एकदम सिंपल तरीके से, y इज़ फंक्शन ऑफ x। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सिंपल सा बात, मैं इसे बोल सकता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब जरा इसके बारे में मैं विचार करके आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी में देखिए, मैं एक तरफ x लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, ठीक है। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। एक तरफ x और एक तरफ क्या लिखा जाता है, मैंने y लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने अगर x की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू कितना रखा मैंने यहाँ पर 0, तो मिलेगा कितना मेरे को, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, मतलब 0 प्लस 2 तो इज इक्वल टू 2। तो मेरे को x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y कितना मिलेगा मेरे को, 2। कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, यदि मैं इसकी वैल्यू 1 रखूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 3 to 5। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 रखता हूँ तो 6 8। ऐसे अगर मैं वैल्यू बढ़ाते जाता हूँ तो इसकी वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कोई समस्या नहीं है, एकदम मामूली सा क्या है यहाँ पर ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं x की वैल्यू फ्रीली रख रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली कुछ भी रख रहा हूँ, तो मेरी y की वैल्यू जो है इस x की वैल्यू पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। समझते हैं क्या कर रही है, ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो x होगा ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होगा हमारा, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। अभी मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझाता हूँ, जबकि यहाँ पर y जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा हमारा y, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, मेरा सिंपल सा x पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप इसे ट्रांसफ़र करके कुछ अलग तरीके से भी इसे बना सकते हो, पर मात्र इस तरीके से मैं इसे समझा सकता हूँ कि हमारा y जो है x का फंक्शन है, जहाँ पर x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनसे थोड़ा सा आगे निकलवाता हूँ, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 3 और 2 की बात करूँ, तो 3 और 2 क्या है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। 3 हूँ या फिर 2 हूँ, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। जैसे मान लीजिए उंगली 3 है, तो किसी से भी आप पूछेंगे, जो जानता है वो 3 ही बताएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। हाँ, पर इनकी साइज़ में वेरिएशन है। ठीक है, इनकी साइज़ कैसी है, वेरिएशन है इनका, मतलब बदल सकती हैं, ये हम बोल सकते हैं कि अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ज़रा ध्यान देना। अभी मैं कोई एक चीज़ लिखूँ, जैसे क्वांटिटी, नॉर्मल तरीके से बात करता हूँ। मेरे पास क्या है, एक क्वांटिटी नाम का ये वर्ड है। ठीक है ना, क्वांटिटी वर्ड है, इसके बारे में देखते हैं। क्वांटिटी क्या होती है, इसे जब हम वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे तब वहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे कि मतलब कोई भी चीज़ का जो एंटिटी है, ग्रुप है, हम उसे क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में जो भी है ये चौक हैं, कितनी है, 5 है, ये भी क्वांटिटी है, 5 6, मतलब ये समझ सकते हैं। हम इसे कहाँ देखेंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे इसे कहाँ पर, वेक्टर में। पहले लेक्चर में ही हम इसे समझ लेंगे। ठीक है ना, कुछ दिन बाद आने वाला है। अब इस क्वांटिटी में हम इसे अलग अलग तरीके से लगाते हैं, हम इसे देखते हैं इसमें कि भाई हम इसे में फ़िज़िकल क्वांटिटी, नॉन फिज़िकल क्वांटिटी, इस तरीके से देखते हैं। लेकिन इसमें हम इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट देखें तो इसमें हमें 2 चीज़ मिलती है। एक वेरिएबल, क्या मिलता है हमारे पास, वेरिएबल। ठीक है ना, तो इन मैथमेटिक्स या फिर इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट, इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट जो क्वांटिटियाँ आती हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, इक्वेशंस में कहीं पर x की वैल्यू 1 आती थी, तो किसी इक्वेशन में 3 आती थी, किसी इक्वेशन में 5 आती थी। तो वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या, जो x y z जेनेटिक फॉर्म में हम उसे ये लिखते हैं, जनरल फॉर्म में, कि उसे हम क्या बोलते हैं, x y z जो लिखते हैं वही क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। और अगर वेरिएबल को डिफाइन करना चाहें तो हमारा बोलने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिन क्वांटिटियों की मैथमेटिकल प्रॉब्लम में या फिर एक्सपेरिमेंट करते समय वैल्यू बदलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 2 तरीके के होते हैं, पहला हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नो प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर, दैट इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस फंक्शन के हिसाब से देखूं मैं, तो इस फंक्शन के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। इसके हिसाब से मेरा x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर दूसरा जो है मेरा, वो क्या होगा भाई, मेरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इज़ दैट क्लियर, मैं इसे इस तरीके से समझा सकता हूँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल का कंसेप्ट हो गया, जहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझने के लायक हूँ और अब समझ सकता हूँ। इसमें एक और प्रकार का वेरिएबल होता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल। आपको उसकी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल्ड वेरिएबल। ठीक है ना, एक और हमारा क्या होता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, आप इसे देख लीजिएगा, कंट्रोल्ड वेरिएबल। जैसे अगर मान लेते हैं हम किसी पानी में शक्कर को घोल रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके घुलने के अमाउंट को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टायर से घुमा करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके हम उसकी सॉलिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस टाइप की क्वांटिटियाँ हमारी किसकी कैटेगरी में रखी जाती हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल के कंसेप्ट में रखी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ जो दूसरा मेरा सबसे मेजर पोर्शन है वो है कांस्टेंट। मेन यहाँ पर क्या है, दूसरा कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैथमेटिक्स में कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है, जैसे कि 3 4 5 9, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि कांस्टेंट भी जो है हम जनरली 2 तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला हो जाता है टेम्पररी कांस्टेंट। कौन सा, टेम्पररी कांस्टेंट। यहाँ ध्यान देना,
टेम्पररी कांस्टेंट मैं पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है ना, पहले समझाना चाहूँगा टेम्पररी कांस्टेंट। और अगर ये टेम्पररी है तो दूसरा भाई उसका अलग नाम होगा और उसे मैं बोलूँगा कौन सा, परमानेंट कांस्टेंट। कौन सा होगा, परमानेंट कांस्टेंट। आप इसकी स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिखा के समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है, परमानेंट कांस्टेंट और कौन सा, टेम्पररी कांस्टेंट, ठीक है। अब टेम्पररी का मतलब है ऑब्वियसली किसी चीज़ की वैल्यू जो बदल सकती है वो टेम्पररी कांस्टेंट हो गया, और परमानेंट भाई वो जो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो परमानेंट से मैं आपको शुरू कराता हूँ। आप लोगों ने 9th क्लास में न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा वहाँ पर कैपिटल जी आता था। ये कैपिटल जी जो है इसे हम कहते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते थे हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू जो है कभी नहीं बदलती, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किस में होती है, एसआई सिस्टम में। यूनिट ये हम पढ़ेंगे, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर एक और क्वांटिटी होती है जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। मतलब ये इसकी वैल्यू ये कभी नहीं बदलती। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं तो इसकी वैल्यू कैसी, सेम है। तो ये जो है हमारे कौन से कहलाते हैं, परमानेंट कांस्टेंट। पर मैं बात करूं टेम्पररी कांस्टेंट की, तो टेम्पररी कांस्टेंट जो है, जैसे मैं बोलूं मास, जैसे मैं क्या बोलूं, मास। ज़रा ध्यान देना, ये मास जो है ये टेम्पररी कांस्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। एक्चुअल में मास एक टेम्पररी कांस्टेंट है। मैं बोलूँगा किसी चीज़ का मास नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता, ज़रा विचार करिए। जैसे एक रॉकेट है, ध्यान रखना, रॉकेट है वो लॉन्च होने वाला है, ठीक है, लॉन्च होने वाला है। तो उस लॉन्च होने के पहले जब आपने पूरा उसमें फ्यूल भर के रख दिया होगा तो उसका मास कुछ होगा, ऑब्वियसली कुछ मास होगा। मान लेते हैं उसका मास 100 है, ठीक है ना, उसका मास 100 है। जब वो ऊपर की तरफ उड़ेगा, चलेगा, मतलब ऊपर की तरफ लॉन्च होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो आप ज़रा सोचिएगा कि उसका फ्यूल बर्न होगा, और फ्यूल बर्न होने के कारण गैसेस जो है लार्ज अमाउंट में बाहर निकलती हैं। तो जब गैसेस से बाहर निकल जाएंगी तो किसके आखिर फ्यूल ही बाहर निकला, तो उसका मास लगातार क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है, और वो क्या होता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो रॉकेट हमारा वेरिएबल मास के प्रिंसिपल पे भी काम करता है, ठीक है ना, जिसको आप आगे पढ़ोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअल में वेरिएबल मास का कंसेप्ट हमारा क्या है, वो रॉकेट है। तो मास हमारा कैसा है, वेरिएबल है, ठीक है ना। मैं बोलूँ वेट, वेट तो भाई वो भी एक वेरिएबल क्वांटिटी। वेट एक्चुअल में होता है किसी ऑब्जेक्ट का मास और जिस जहाँ पर वो खड़ा है। जैसे मैं अर्थ में खड़ा हूँ तो इसकी ग्रेविटी के कारण लगने वाला एक्सेलरेशन जी। हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू 9.8 है, चंद्रमा में थोड़ी कम होगी तो वहाँ हमारा वेट भी कम हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है ये कौन से कहलाते हैं, हमारे टेम्पोररी कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इतना हमको समझ में आ गया। तो हम क्या समझ सकते हैं, वेरिएबल को समझ में आ गया हमें, और हमें कांस्टेंट समझ में आ गया। इसकी डेफिनेशन यदि आपको चाहिए होगी तो आप इंटरनेट से किसी भी बुक से उठा करके लिख लीजिएगा, आपको जो अच्छी लगे आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरा काम आपको है कैलकुलस समझाना। अब हम अपने आगे के पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे और इस कैलकुलस की तरफ जंप करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आने वाला है वो है हमारा डिफरेंशिएशन। कौन सा, हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसे हिंदी में हम अवकलन कहते हैं। ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। एकदम बेसिक सी स्टडी है ये, बेसिक सी स्टडी। मैं आपको समझा दूं, इसको पढ़ने के लिए सिर्फ हमें इस फंक्शन पर ध्यान देना है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इस क्वांटिटी के साथ साथ ये क्वांटिटी चेंज हो रही है। मतलब कि मैं बात करूं यहाँ से, इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called क्या बोलेंगे हम,
डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इसे क्या बोलूँगा मैं, डिफरेंशिएशन, नॉर्मल सा। चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, एकदम नॉर्मल से टर्म्स में। कई जगह लिखा होता है भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, वो सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इट इज़ डिनोटेड बाय, यदि मैं इसको समझाऊँ आपको जो नॉर्मल तरीके से है, इसे क्या लिखूँगा मैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करूँगा मैं इसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसे मैं पढ़ूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसे मैं क्या पढ़ूंगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसे मैं पढ़ूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ा जाता है, ये विथ रिस्पेक्ट टू, एक्चुअल में इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिखते हैं, आप किसी बुक में देख लो, कॉलेज में पढ़ लेना, जहाँ भी आपको लगता है, एक्चुअल में विथ रिस्पेक्ट को आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में से ऐसा पढ़ता हूँ। अब आप थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, इसको एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स में, इसे जो मैं आपको भी थोड़ा बाद में एलेबोरेट करूँगा, समझाऊंगा उसे कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है, ग्राफ प्लॉट करके। पर आज भी अभी हम इसका बेसिक सीखेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करते बनना चाहिए, ताकि हम अपने मोशन, थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन, फोर्स, जो न्यूमेरिकल जो हमको आते हैं, हम उन न्यूमेरिकल को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। हमारा मेन काम यही है। तो उसको हम समझने के लिए एक बात और देख लेते हैं कि हमारे पास एक सिंबल आता है, ये डेल्टा, इसे मैं पढ़ता हूँ डेल्टा, इसे क्या कहूँगा मैं, इसे कहूँगा डेल्टा। ध्यान देना, ये सिंबल होता है डेल्टा का, और एक और होता है सिंबल डेल्टा का, ये इस तरीके से, ध्यान देना, इसे भी हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो डेल्टा है, इसका ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, चेंज में। अगर मान लो किसी के सामने ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लो उसका काम क्या हुआ, चेंज हुआ, उसकी वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई है। जैसे मैं बात करूं यहाँ से यहाँ पर, गौर से देखिए अच्छे से, हर जगह पर y जो है, जैसे मान लो x की वैल्यू एक एक बढ़ा दें या एक एक चेंज करें तो y की वैल्यू में कितना चेंज आता है, 3 का चेंज आता है, समझ में आ गया ना। इसको मैं y1 मान लूँ, इसको y2 मान लूँ, ठीक है ना, इसको मैं y1 मान लूँ, इसको y2 मान लूँ, तो चेंज कितना होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, समझना यहाँ पर, ठीक है। इस क्वांटिटी को ज़रा ध्यान से देखो, वहाँ पर यदि मैं y1 को मान लूँ, कितना मान लूँ, y1 को 2 और y2 को मान लूँ 5, तो मेरा डेल्टा y कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, समझ में आ रहा है। तो मैं बोलूँगा डेल्टा y जो है वो मेरा कितना है, 3 है, समझ में आया ना। क्यों, क्योंकि अगर मैं x1 को 0 मान लूँ और x2 को मान लूँ 1, ठीक है, तो मेरा डेल्टा x कितना आएगा, डेल्टा x आएगा x2 माइनस x1, मतलब कि डेल्टा x इज इक्वल टू 1, मतलब कि x में यदि मैं 1 का चेंज करूं तो y में कितने का चेंज आता है, 3 का चेंज आता है, y में कितने का आता है, चेंज 3 का। तो मैं बोलूं चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, 3। मैं इस तरीके से इसको समझा सकता हूँ। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको, ये 1 का चेंज है, अगर मैं इसे और छोटा ले लूँ, इनफाइनाइटली स्मॉल ले लूँ, जैसे कि हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था, जब ग्राफ वगैरह हमने देखे थे, वो आपका स्लोप वगैरह पढ़ रहे थे, जब हमने इसको देखा था, अगर मैं इसे इनफाइनाइटली चेंज ले लूँ, इनफाइनाइटली स्मॉल ले लूँ, कि मैं ऐसा बोलूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं कहूँ कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर दूँ, मैं डेल्टा x टेंड्स टू क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, बहुत छोटा कर दूँ मैं इसे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यही मेरा किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx के, समझ में आया ना। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये मेरी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है, और मैं इसे ये भी करके बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है ना, और मैं इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का 2 तरीका है, एक तरीका ये है और एक तरीका क्या है, ये है, ठीक है। नॉर्मल से कंसेप्ट हैं, इसे आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आपको आगे इसके थोड़े छोटे छोटे से कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब ध्यान देंगे कि हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई बहुत ही साइंटिफिकली अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ग्राफ में प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे काम जो हैं हमारे न्यूटन साहब करके चले गए हैं।
तो हमें उनका यूज़ करना है और उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्या और कैसे हैं, ठीक है। तो आपको 11th 12th में फिजिक्स में आने वाली जो कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन जो है, आपको सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले मालूम है तो आप एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में डायरेक्ट बदल देंगे बिना एनालाइज किए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपसे डिफरेंशिएशन के पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे तो उसको जस्ट उल्टा करके हम इंटीग्रेशन को समझ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरा क्या मतलब है। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो हमारा बोलने का जो पहला मतलब है दैट इज सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है ना, किसके, डिफरेंशिएशन के सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना। पहला जो है मेरा, मैं बोलूँगा d/dx ऑफ x की पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ n x की पावर n-1। ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं समझाऊँ, जैसे समझिए एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ठीक है ना, x की पावर 7 का करना है मेरे को क्या, डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या करूँगा, d/dx ऑफ x की पावर 7। तो ये n का काम यहाँ कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। तो n को लाया जाएगा सामने, 7 x की पावर 7-1 कितना आ जाएगा, 7x की पावर 6। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ पा रहे हैं आप। मैं बोलूँ x की पावर 5, तो क्या करेंगे आप, 5 को सामने लाएंगे और x की पावर 1 कम कर देंगे, तो 5x की पावर 4। मैं बोलूँ x की पावर 10, तो कितना आंसर आएगा आपका, 10x की पावर 9। मैं बोलूँ x की पावर t, तो क्या करेंगे आप, सामने t लाएंगे, t x की पावर t-1, ठीक है ना। आप इस कंसेप्ट को समझिए, ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है मेरा, दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि भाई मैं बोल सकता हूँ d/dx ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है 1। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1। ये हमारे फॉर्मूला हो गया। समझ लेते हैं इसकी वैल्यू 1 कैसी है। देखिए d/dx ऑफ x की पावर 1, तो क्या लिख सकता हूँ, सामने 1, x की पावर 1-1, मतलब कि 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी चीज़ की पावर 0 होना कितना हो जाता है, 1, 1 इंटू 1। फाइनली अपना आंसर जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं, फाइनली जो आंसर है 1 इंटू 1 मतलब कि 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको ये तो पता होगा कि इस 0 पावर होने पर कितना होता है, 1 क्यों होता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। नहीं होगा मालूम तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा, ठीक ना। ये हमारा क्या है, नॉर्मल सा केस हो गया। अब तीसरा केस जो है, तीसरा फॉर्मूला जो है वो ये कहता है d/dx ऑफ cx की पावर n। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ c, इसे नॉर्मल सा n x की पावर n-1, जहाँ c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। c क्या है मेरा, कांस्टेंट। ध्यान रखना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन भी नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए चौथा, यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ d/dx ऑफ c, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब समझिए क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी चीज़ का एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से चेंज पढ़ना, पर कांस्टेंट थोड़ी चेंज होता है। जहाँ चेंज नहीं होगा वहाँ कितना होगा, 0, मतलब डेल्टा वाई होगा, जो भी होगा वो चेंज नहीं है, मतलब क्या है, उस वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो भाई सी सामने ला लिए, अगर सिंगल है तो 0 है, पर कोई अगर वेरिएबल के साथ है तो उसको वहाँ करेंगे और इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। और एक और तरीका ऐसा है, अगर मैं बोलूँ अगला फार्मूला देखूँ, कहूँ मैं अगले फार्मूले को पांचवा, तो यहाँ देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें लिख सकता हूँ d/dx ऑफ cx, ये कितना होगा, c। जानते हो क्यों, इसका मतलब ये है कि c जो है ऐसा लिखा जाएगा, देखो d/dx ऑफ cx, इसको लिखूंगा मैं c सामने, d/dx ऑफ x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। मैं प्रूफ कर चुका हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा, c आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऐसे ही छोटे छोटे से और फार्मूले हैं, उन फार्मूले में 2-4 और लिख देता हूँ, फिर मैं आपको छोटे से क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला और है, 6वां फार्मूला मैं बोल देता हूँ कि d/dx ऑफ sin x, इसे मैं लिख सकता हूँ cos x, ठीक है।
मैं बोलूँ 7th नंबर का डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। 8th नंबर का डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सारे फार्मूले हैं आपकी बुक में, कई जगह ही मिल जाएंगे, इंटरनेट में मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाते हैं फार्मूले, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है ये। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मैं 10th नंबर बोलूँ यदि, यहाँ देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यदि 11th नंबर में बोलूँ, यहाँ देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसे लिखते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और यदि मैं इसे आगे एक और बोलूँ, जिसे लिख देता हूँ, चलो भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसे लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स, ई बेस पे है ये, इसे क्या लिख रहा हूँ मैं आपको 1 अपॉन एक्स। एक और चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स, इसका ई एक्स ही है, ई एक्स कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, ये जो यूलर नंबर है इसकी एक डिटेल है बहुत ज़्यादा, जब कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तब हमने इसके ऊपर लगभग 1-2 लेक्चर पूरे अटेंड किए थे, ये समझने के लिए कि ई क्या है। इसको जैसे कभी अगर मैं कभी कॉलेज में लेक्चर अगर बनाया तो आपको उस समय आपको समझ में आ जाएगा, या कभी स्पेशल तरीके का एक लेक्चर बना दूंगा मिसलेनियस इसको समझाने के लिए। तो इसका आप इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। एक्चुअल में एक पूरी सीरीज़ है ये, ठीक है ना, ये पूरी सीरीज़ होती है, उस सीरीज़ का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट मतलब वही वैल्यू आती है। तो क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ये आपको फार्मूले होगा, ये काफ़ी हैं, अगर और कोई लगेंगे तो आप देख लीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल से एक क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं मान लूँगा सॉल्यूशन करते समय, ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, इज दैट क्लियर, नो इशू। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आएगी हमारी, मतलब जो स्टेप होगा वो होगा dy अपॉन डी एक्स। तो कितना आएगा d अपॉन डी एक्स, ये y की वैल्यू पूरी पुट कर दें, देखो ये y यहाँ इस y की जगह पूरा पुट कर देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, 6th-7th क्लास में एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा आपने। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखो ज़रा क्या होता है, जैसे a है, b और c, तो क्या करते थे आप, ab प्लस ac, इस a का इसके साथ भी और इसके साथ भी क्या करते थे आप, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो आप मान लीजिए पूरी की पूरी क्वांटिटी का इन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगला स्टेप जो मेरा बनेगा वो ये होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 1। इज़ दैट क्लियर, एकदम नॉर्मल सा हमारा ये हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए 3 को सामने लाया जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सामने लाया जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, और 1 का कितना होगा भाई, 0, नो इशू। इसको कैसा लिखेंगे, 3 इंटू इसको क्या लिखेंगे, 2 सामने, x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, x का कितना होगा 1, 0 तो एलिमिनेट करो, तो कितना आएगा अपना 6x प्लस 2, दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट यदि मैं दिखाऊं आपको, यहाँ देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, 3 log x प्लस 3 cos x प्लस 9 ex। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ देखिए क्या करूँगा मैं, फिर से वही काम करूँगा अपना, क्या सा, लेट y इज इक्वल टू 3 log x प्लस 3 cos x प्लस 9 ex, नो इशू। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x,
मामूली तरीके से। तो कितना आएगा मेरा, यहाँ ध्यान देना, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई की पूरी वैल्यू पुट कर देता हूँ, यही 3 log x प्लस 3 cos x प्लस 9 ex, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 log x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 9 ex। तो कांस्टेंट जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 3 सामने आ जाएगा, फिर यहाँ से भी 3, यहाँ से 9 कौन सामने आ जाएगा। तो मेरा बनेगा कितना, यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह की कमी है तो मैं ऊपर से नीचे लिख देता हूँ। यहाँ कितना होगा 3 log x प्लस 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आएगा आपका log x प्लस 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आएगा मेरा cos x, एक्चुअल में प्लस यहाँ लगाना चाहिए, फिर कितना आएगा प्लस 9 d अपॉन डी एक्स ऑफ ex। चलेगा इतना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, ये है फॉर्मूला, ठीक है, प्लस 3 cos का कितना होगा माइनस साइन एक्स, और फिर कितना बचा प्लस 9 ex, तो ex सही है, बेसरम टाइप का, चेंज होना ही नहीं है। फिर कितना आएगा इसका आंसर, एक्चुअल में कितना आएगा 3 अपॉन एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 9 ex, इट इज़ योर आंसर। तो ये क्या थे, हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको और समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे 2-4 क्वेश्चन और करके देखते हैं इसे समझने के लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 अपॉन x, ऐसी कुछ क्वांटिटी आ जाए तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा y इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉल्यूशन ही चालू हो गया हमारा, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 अपॉन x, तो कितना होगा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 9x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x, x से x कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, तो कितना होगा मेरा y इज इक्वल टू 3x प्लस 9 प्लस 2 अपॉन x, नो इशू, एवरीथिंग इज सिंपल अप टू हेयर। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे अपना, वही जो आपका वो नाटक जो लिखने का है। तो कितना आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना होगा 3x प्लस 9 प्लस 2 अपॉन x, तो कितना आएगा भाई अपना d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 9 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 अपॉन x। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल अप टू येट, ठीक है। अगला स्टेप जो है हमारा 3d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 0, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से, देन 2d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x, सो देयर विल बी 3 इंटू 1, डू यू नो वाई 3 इंटू 1, एक्स का तो 1 हो जाएगा, प्लस 0 हटा देते हैं, 2d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 1, इसकी पावर 1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। आपने इंडाइसेस और शर्ट्स वगैरह जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें ये होता है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा n के बराबर, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 2, अब ये कितना हो जाएगा -1, x की पावर -1 क्योंकि n-1 होता है ना ये, तो कितना होगा मेरा 3 प्लस 2 कितना होगा माइनस इंटू कितना हो जाएगा x की पावर -2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो मेरा आंसर होगा 3 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज़ योर अगेन आंसर, नो इशू। एक क्वेश्चन को देखेंगे ज़रा, यहाँ से मैं बोलता हूँ रूट x को सॉल्व करना है, ठीक है, रूट x को सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू रूट एक्स,
और रूट का मतलब कितना हो जाएगा x की पावर 1/2। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2। मतलब कितना होगा आप यहाँ देखिए 1/2 सामने, x की पावर 1/2 -1। आ रहा समझ में, n का काम क्या कर रहा है 1/2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 x की पावर -1/2, क्योंकि जब इससे सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना होगा मेरा -1/2। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, क्योंकि नीचे जाके प्लस में हो जाएगा। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 1/2 और 1/2 क्या लिखा जा सकता है √x। ये आपका क्या हो गया फिर एक आंसर हो गया, ये भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है हमारा, बस इतना सा है कि ये जो सिंबल जो है ये इसमें कोई a है तो इसकी पावर कितना हो a की पावर 1/2। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर अगर n है तो a की पावर कितना होगा 1/n। इज़ दैट क्लियर। एकदम सिंपल सा क्या है हमारा ये कंसेप्ट है। कभी ऐसा रहे तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ज़रा कोशिश करते हैं इसको समझने की, क्या क्वेश्चन कहता है। आपके पास एक क्वेश्चन है 1/√x है, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ डिफ्रेंशिएट एट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पर मेरे को इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आते हैं ऐसी वैल्यूज़ रखने को आएंगी आपके पास ऐसी वैल्यूज़। तो क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, लास्ट तक आप आंसर लेके आएंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले पूरा डिफरेंशिएट करेंगे नंबर 1, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वहाँ पर x की जगह आप 4 रखेंगे और उसकी क्या होगी वैल्यू आ जाएगी। मैं इसी को बोलता है इसे डिफरेंशिएट करो x इज इक्वल टू 4 पर। तो कितना आता है यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, तो 4 का रूट कितना आता है 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर कितना हो जाता है 1/4 इस क्वेश्चन में। इसे मैं करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो dy/dx कितना होगा, d अपॉन dx ऑफ 1/x की पावर 1/2। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। ऊपर आएगा d अपॉन dx ऑफ x की पावर -1/2। सॉल्व कर देता हूँ मैं इसे, -1/2 सामने, x की पावर कितनी होगी -1/2 -1। ठीक है, तो मेरा जो अगला स्टेप होगा वो dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू कितना होगा, x की पावर -1/2 तो सामने है, x की पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा 3/2। यू कैन सॉल्व दिस वन। तो मेरा होगा -1/2 इंटू 1/x की पावर 3/2 -1/2 x क्यूब की पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, x क्यूब की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा फिर जैसे का तैसा हो जाएगा। तो मेरा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी -1/√1/2 का मतलब क्या होता है पावर में रूट, x की पावर 3। ये मेरा क्या हो गया dy/dx। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बोलता हूँ x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर करूँगा dy/dx। यहाँ पर कितना है x इज इक्वल टू 4 पर, तो इसकी वैल्यू में पुट करूँगा 1/2 4 क्यूब। इज दैट क्लियर। कितना हो जाएगा मेरा 4 क्यूब, माइनस है सामने, तो कितना होगा 1/ माइनस है यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 64। तो मेरा आएगा -1/2, 64 का कितना होता है भाई 8, तो कितना होगा -1/16। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको इतना काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, समझिए। sin x प्लस 10x प्लस 3ex, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपका। तो आप देखो डायरेक्ट देखिए, sin x का कितना होगा cos x प्लस 10x का कितना होगा sec स्क्वायर x, और कितना होगा इसका 3ex आंसर। अब बताइए आप 1 सेकेंड में, मतलब आप तुरंत कन्वर्ट करना समझ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन एक बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है उसे ध्यान देना है। एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज़ वाला एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, मोशन में कैसे काम करता है। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है मोशन कर रहा है। कोई एक ऑब्जेक्ट है सामने की तरफ ऐसे मोशन कर रहा है, किसमें एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है। तो उसकी जो पोजीशन है
वो बताई जा रही है कितनी, जो भी आपकी पोजीशन होगी x वो दी जा रही है 3t² प्लस 3t से बताई जा रही है उसकी पोजीशन। समझ में आया? किससे बताई जा रही है? 3t² प्लस t से उसकी पोजीशन को बताया जा रहा है। बोलने का मतलब ये है कि जब शुरुआत है, जब t इज इक्वल टू कितना है 0 है, जब t इज इक्वल टू कितना है 0 है, तो उसकी पोजीशन कितनी है? 0 पर है। कहाँ पर है? ओरिजिन पर है मान लेते हैं। जब t इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 सेकेंड हो गया, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर x, उसकी जो पोजीशन होगी इसमें वैल्यू रखूँगा तो 1 कितना हो जाएगा 6। ये मान लीजिए मीटर में है, ठीक है, और t किस में है? सेकेंड में है। t किस में है? सेकेंड में। तो कितना आ गया? 6 मीटर। मतलब 1 सेकेंड के बाद 6 मीटर आगे निकल जाता है। उसकी अगली पोजीशन क्या हो जाएगी? ओरिजिन से 6 मीटर आगे। अगर मैं बोलूँ कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना है, तो यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 12। देखिए आप कितना हो जाएगा? t² मतलब 3 × 4 प्लस 3 × 2। आप समझ में आ रहा है क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा मेरा 12 प्लस 6 मतलब 18 मीटर। कुछ इस तरीके से मेरी पोजीशन आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब ये चेंज हो रहा है किसमें? ऑब्जेक्ट में। तो मैं बोलता हूँ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकेंड के बाद। मतलब 3 सेकेंड में जब ऑब्जेक्ट 3 सेकेंड मोशन कर चुका होगा तब उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकेंड पर, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना है? निकालना है उसी समय पर। तो ध्यान देना, ये काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि ये जो फंक्शन है मेरा ये t का है, तो हमको मालूम है वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब dx/dt, द चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आपका t है। तो ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम तो कितना आएगा? d/dt ऑफ, यहाँ ध्यान देना कितना होगा? 3t² प्लस 3t। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा मैं तो कितना आएगा? 3। इज़ दैट क्लियर? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा मेरा 3। अब इस t² को यदि मैं सॉल्व करूँ तो t² कितना आ जाएगा? 2t। आप जानते हो बहुत अच्छे से इस तरीके से जो हमारी जो प्रोसेस सॉल्व हो रही है हम ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा? 2t प्लस इसका कितना होगा? 3t का 3, क्योंकि t का तो 1 हो जाएगा आपका। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6t प्लस 3। ये क्या आ गई? वेलोसिटी। अब बोलता है वेलोसिटी 3 सेकेंड पर कितना होगा, तो यहाँ पर t की वैल्यू 3 रख दो तो कितना हो जाएगा? v3 पर 3 सेकेंड पर कितना हो जाएगा? 6 × 3 प्लस 3 18 × 3 कितना हो जाएगा? 21 मीटर पर सेकेंड। आपको पता ही है, कोई इशू नहीं है। एक्सेलरेशन पूछता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या हो गया आपका? एक्सेलरेशन। तो इसको क्या लिखेंगे? d/dt ऑफ कितना होगा? 6t प्लस 3। तो 6t का कितना हो जाएगा? 6t का कितना होगा? 6 और 3 का कितना हो जाएगा? 0। तो डायरेक्ट 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई वैल्यू नहीं रखना क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे पास वेरिएबल आया ही नहीं है, कुछ t2 वगैरह कुछ आया ही नहीं है हमारा tv। तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट? वो जब यहाँ पर t आया ही नहीं है तो हमारा फंक्शन कितना रहेगा? कांस्टेंट। तो x का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके का जो यूज़ है हमारा वो किस में रहता है? नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन में रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना डिफरेंशिएशन बेसिक समझ में आ गया होगा। आप इसे बहुत अच्छे से करें, 2 4 10 क्वेश्चन निकालें कहीं से, बुक से उठाएं, 12th की मैथ्स में जाएं, जो सरल वाला डिफरेंशिएशन है, जो नॉर्मल टाइप इनके एग्जाम्पल उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपसे डेफिनेटली बनेंगे। कल हम इसका प्रोडक्ट और डिवाइडेशन वाला रूल पढ़ लेंगे और चेन रूल पढ़ेंगे और हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और एक फंक्शन टू फंक्शन वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो भी देख लेंगे हम। बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें, आप ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए। कोई डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है। इसे और अच्छे से नोट भी कर लीजिए।